very good morning to all of you. I am Dr. महिमा गुप्ता from एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। लास्ट वीडियो में हमने आपसे बात की थी कि लागत के तत्व कौन कौन से होते हैं, लागत का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है, लागत के कौन से आइटम्स को हम किन हेड्स में कैटेगराइज करते हैं, कौन से आइटम्स ऐसे हैं जिन्हें हम कॉस्ट में कहीं पर भी नहीं लिखते हैं। आज मैं आपके सामने बात करने वाली हूँ लागत के प्रथम तत्व मटेरियल के बारे में, मटेरियल कंट्रोल के बारे में। सामग्री नियंत्रण, सामग्री नियंत्रण से आप क्या समझते हैं? सामग्री नियंत्रण से तात्पर्य है सामग्री के क्रय, प्राप्ति, उसकी जांच, उसके भंडारण, उसके निर्गमन, लेखांकन आदि सभी पर नियंत्रण स्थापित करने से है। सामग्री नियंत्रण क्यों आवश्यक है? सामग्री नियंत्रण इसलिए आवश्यक है क्योंकि मटेरियल में जो विनियोजन किया जाता है वह आवश्यकता से अधिक ना हो, लेकिन मटेरियल हमें जब भी रिक्वायरमेंट हो उस समय हमें अविरल मिलता रहे। मटेरियल की जो पूर्ति हो, आपूर्ति हो, प्रोडक्शन कार्य में किसी भी तरीके से मटेरियल की आपूर्ति में रुकावट नहीं आनी चाहिए। लेकिन रुकावट ना आने के साथ साथ हमें ये भी ध्यान देना है कि मटेरियल में अनावश्यक विनियोग नहीं किया जाए, हमारे रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, इसलिए हम मटेरियल कंट्रोल करते हैं। मटेरियल कंट्रोल में हमें क्या क्या बातें ध्यान में रखने होती हैं? मटेरियल कंट्रोल में हमें सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि मटेरियल का क्रय किस तरीके से किया जाए। जो फर्स्ट पॉइंट हम बात कर रहे हैं मटेरियल के क्रय की, मटेरियल के क्रय से रिलेटेड हमें देखना है कि मटेरियल हमें कब, कितनी मात्रा में, किस मूल्य पर, कहाँ से क्रय करना है। तो क्रय सही मात्रा में, सही मूल्य पर, सही समय पर किया जाए तो उसे हम मटेरियल के क्रय पर नियंत्रण कहेंगे। उस क्रय के बाद में, क्रय आदेश के बाद में जब हमें माल प्राप्त होता है तो उस माल के प्राप्त होने पर उसको सही ढंग से प्राप्त करना, हमें ये देखना कि किसी प्रकार की टूट फूट ना हो, माल क्रय आदेश के अकॉर्डिंग हम प्राप्त करते हैं। उसके बाद में हमें उसकी जांच करनी होती है कि क्रय आदेश के अकॉर्डिंग माल प्राप्त हुआ है या नहीं हुआ है। देन उस माल को स्टोर करना, माल का स्टोरेज किया जाता है। सामग्री हमें जिस रूप में प्राप्त हुई है उसे ढंग से, उसे बहुत ही उचित तरीके से स्टोरेज किया जाता है। हमें माल का कहाँ पर, किस तरीके से, क्या उन्हें किसी कंटेनर में रखने की आवश्यकता है, हमें उसे किस तरीके से बंडल्स बनाकर रखने हैं, उन्हें किस तरीके से उसे रखना है, इसके लिए स्टोर डिपार्टमेंट होता है। स्टोर डिपार्टमेंट के द्वारा ये सब कार्य किया जाता है और वहाँ का जो अधिकारी होता है उसे हम स्टोर कीपर के नाम से जानते हैं। इस स्टोर कीपर का ही मुख्य कार्य ये होता है कि वह क्रय विभाग को समय समय पर अपने स्टोर में जो सामग्री उपलब्ध है और जितनी रिक्वायरमेंट है उसके आधार पर रिक्विजिशन भेजता है। ये स्टोर कीपर ही माल को विभिन्न उत्पादन विभागों को जारी करने का, निर्गमन करने का कार्य करता है। स्टोर कीपर ही स्टोर जो माल है उसके लिए रिकॉर्ड मेंटेन करता है। उसके बाद में स्टोरेज के साथ साथ हमें निर्गमन पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि मटेरियल कौन सा डिपार्टमेंट को किस समय निर्गमित किया जाना है। उस निर्गमन के साथ साथ हमें उसका लेखा करने पर भी ध्यान देना है और लेखा करने के बाद में एट द एंड ऑफ पीरियड, एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद में सामग्री का फिज़िकल वेरिफिकेशन और अंकेक्षण किया जाना भी आवश्यक है। तो जब हम इन सभी बातों को उचित तरीके से करते हैं तो हमारा मटेरियल कंट्रोल पूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मटेरियल कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की, कि मटेरियल कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से डिपार्टमेंट शामिल होते हैं। फर्स्ट डिपार्टमेंट आपका है परचेज डिपार्टमेंट। वही जो मैंने आपको पहले अभी बताया कि परचेज डिपार्टमेंट किस तरीके से परचेज ऑर्डर प्लेस करता है। तो परचेज ऑर्डर प्लेस करने के लिए परचेज डिपार्टमेंट के पास पहले क्या होना चाहिए? मांग पत्र होना चाहिए। परचेज डिपार्टमेंट को मांग पत्र योजना विभाग से, उत्पादन विभाग से, स्टोर डिपार्टमेंट से प्राप्त हो सकते हैं। इसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। परचेज डिपार्टमेंट क्या करता है? जो मांग पत्र उसे प्राप्त हुए हैं उसके आधार पर वह माल
क्रय करने के लिए आदेश जारी करता है। आदेश जारी करने के लिए सबसे पहले उसे यह देखना होता है कि कौन सी जगह से किस मूल्य पर किस क्वालिटी का माल उसे उपलब्ध हो सकता है। इन सभी बातों का कंपैरिजन करके वो क्या करता है, परचेज़ ऑर्डर प्लेस करता है। परचेज़ ऑर्डर के द्वारा परचेज़ ऑर्डर प्लेस करने के बाद क्या होता है, माल प्राप्त होता है और रिसीविंग डिपार्टमेंट के द्वारा उस माल को रिसीव किया जाता है। परचेज़ डिपार्टमेंट अपना परचेज़ ऑर्डर की एक कॉपी रिसीविंग डिपार्टमेंट को भी सेंड कर देता है और रिसीविंग डिपार्टमेंट उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग माल प्राप्त करता है। उसके बाद स्टोर्स डिपार्टमेंट को वह माल रिसीविंग डिपार्टमेंट के द्वारा भेज दिया जाता है पूरी जांच पड़ताल के बाद, और स्टोर्स डिपार्टमेंट उसे अलग अलग बिन्स में या जैसे भी वहाँ पर कंटेनर्स हैं जिस प्रकार से उसे रखना, उसे मेंटेन करना है स्टॉक को, वो उस तरीके से स्टॉक को मेंटेन करता है। साथ ही स्टोर्स डिपार्टमेंट अलग अलग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जब भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग माल का निर्गमन करता है, माल का लेखा करता है। कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट जो है वह माल की लागत का भी लेखा करता है कि किस लागत का माल आया, कितनी मात्रा निर्गमित की गई, कितना मूल्य का माल अभी भी बचा हुआ है। उसके बाद में स्टॉक ऑडिट डिपार्टमेंट है। ऑडिट डिपार्टमेंट माल का फिजिकल वेरिफिकेशन करता है, स्टॉक की जो कॉस्ट की कैलकुलेशन करता है, यह देखता है कि जो माल की चोरी, गबन, माल का वेस्टेज ये सब हुआ है वह कितनी मात्रा में हुआ है, उस पर किस तरीके से नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं कि हमने बात की कि सामग्री नियंत्रण में सामग्री के क्रय पर, प्राप्ति पर, संग्रहण पर, निर्गमन पर आदि पर नियंत्रण रखा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मटेरियल को परचेज़ करते समय किन किन बातों पर ध्यान देना आवश्यक होता है। तो मटेरियल को परचेज़ करने के लिए मैंने आपको बात की कि परचेज़ डिपार्टमेंट जो है वो सबसे पहले क्या करता है, रिक्विजिशन जो उसके पास आती है उसके अकॉर्डिंग वो माल का ऑर्डर प्लेस करता है। तो परचेज़ डिपार्टमेंट को 3 स्थानों से रिक्विजिशन प्राप्त हो सकती है। वन इज़ प्लानिंग डिपार्टमेंट, अदर इज़ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड थर्ड इज़ स्टोर्स डिपार्टमेंट। प्लानिंग डिपार्टमेंट यानी किसी उत्पादन की योजना यदि बन रही है तो नियोजन विभाग के द्वारा माल के क्रय के लिए क्रय विभाग को मांग पत्र भेजा जा सकता है। प्लानिंग डिपार्टमेंट यह देखेगा कि यदि किसी प्रकार का माल संस्था में स्टोर्स डिपार्टमेंट में उपलब्ध नहीं है या सामान्यतया वह सामग्री वहाँ पर नहीं पाई जाती है, नहीं रखी जाती है और हमें आगे के जो उत्पादन की योजना बनाई जा रही है उसमें उस तरीके की सामग्री की आवश्यकता है, तो प्लानिंग डिपार्टमेंट क्रय विभाग को रिक्विजिशन भेज सकता है। सेकंड हमारा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है वह भी उत्पादन के लिए जितने माल की, जिस तरीके के माल की आवश्यकता हो और वह यदि भंडार गृह में, स्टोर में नहीं पाया जा रहा है तो उसके लिए क्रय विभाग को मांग पत्र भेज सकता है। स्टोर्स डिपार्टमेंट जो है थर्ड हमारा जो है स्टोर्स डिपार्टमेंट, मेनली इसी डिपार्टमेंट के द्वारा क्रय विभाग को मांग पत्र भेजा जाता है। स्टोर डिपार्टमेंट माल प्राप्त करता है, समय समय पर अलग अलग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को इश्यू करता है। तो स्टोर्स डिपार्टमेंट का ही ये कार्य है कि वह क्या करे, क्रय विभाग को जिस समय जिस माल की रिक्वायरमेंट हो उसके लिए क्रय मांग पत्र भेजे और इस क्रय मांग पत्र के आधार पर क्रय विभाग क्रय आदेश जारी करता है। तो स्टोर्स डिपार्टमेंट इस तरीके के माल के लिए मांग पत्र भेजने के पहले वह क्या करता है, विभिन्न प्रकार के विश्लेषण करता है, विभिन्न प्रकार के लेवल्स डिसाइड करता है और उसके अकॉर्डिंग ही वह क्रय विभाग को माल के लिए मांग पत्र भेजता है। ये जो उसके द्वारा डिसाइड किए जाने वाले लेवल्स हैं उनके हम इस प्रकार से नाम हैं। सबसे पहला है हमारा रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल मीन्स पुनः आदेश मात्रा। भंडार गृह के स्वामी द्वारा, भंडार गृह के अधिकारी द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि पुनः आदेश कब दिया जा सकता है। किसी भी प्रकार की सामग्री के संबंध में पुनः आदेश देने का स्तर रीऑर्डर लेवल, पुनः आदेश स्तर के नाम से हम इसे जानते हैं। इस स्तर पर जब स्टोर में सामग्री रह जाती है तब माल का आदेश पुनः दिए जाने का समय हो जाता है।
इसके बाद में हमारा नेक्स्ट लेवल है मिनिमम स्टॉक लेवल। मिनिमम स्टॉक लेवल वह स्टॉक लेवल है जिससे कम लेवल पर माल को, सामग्री को नहीं जाने दिया जाता है। यानी यदि इस स्टॉक लेवल से नीचे हमारे सामग्री का स्तर चला जाता है तो उत्पादन कार्य में बाधा उत्पन्न हो सकती है। नेक्स्ट लेवल हमारा है मैक्सिमम स्टॉक लेवल, यानी स्टॉक का वह स्तर जिस पर हम अधिकतम, जिसकी जो मात्रा हमारे यहाँ पर स्टोर में अधिकतम रहनी चाहिए। यानी इससे अधिक मात्रा में माल यदि रहता है तो इसका तात्पर्य है कि सामग्री में हमने अनावश्यक पूंजी का विनियोजन कर रखा है और उससे हमें लॉसेस होंगे। नेक्स्ट आपका है एवरेज स्टॉक लेवल। एवरेज स्टॉक लेवल जो है वह मिनिमम और मैक्सिमम स्टॉक लेवल का एवरेज होता है। यानी एक सामान्यतया स्टोर कीपर के द्वारा इतना स्टॉक लेवल मेंटेन किया जाता है। डेंजर स्टॉक लेवल, डेंजर स्टॉक लेवल का मतलब है कि सामग्री का वह स्तर जिससे कम किसी भी हालत में हम सामग्री को नहीं जाने देंगे। यानी इस लेवल पर आने पर माल के उत्पादन में, सामग्री से प्रोडक्शन में बहुत बाधा उत्पन्न हो सकती है। ये खतरे का स्तर कहलाता है। इसके बाद में है EOQ, आर्थिक आदेश मात्रा। आर्थिक आदेश मात्रा जो है वह लेवल को नहीं बताती है, बल्कि ये बताती है कि जब परचेज़ करना है तो परचेज़ ऑर्डर कितनी क्वांटिटी में दिया जाए जिससे कि बिजनेस को कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट दोनों ही तरीके से हमारी कॉस्ट न्यूनतम आए। नेक्स्ट आपका है ABC एनालिसिस। ABC एनालिसिस होता है जिसमें हम अलग अलग प्रकार की सामग्री को उनकी इम्पोर्टेंस के आधार पर अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट हमारा है FS&D क्लासिफिकेशन। इसमें हम फास्ट, स्लो, नॉर्मल और डेड, इन 4 कैटेगरी में मटेरियल को डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट हमारा है वेट एनालिसिस। वेट एनालिसिस भी ये मेनली पुर्जों के संबंध में, इंस्ट्रूमेंट्स के संबंध में होता है। वाइटल, एसेंशियल एंड डिज़ायरेबल, इन 3 कैटेगरी में हम बांटते हैं। नेक्स्ट हमारा है जस्ट इन अप्रोच, जस्ट इन टाइम अप्रोच, कि जब हमें माल की रिक्वायरमेंट होती है तो उसी समय हमें उसे परचेज़ करना होता है। तो इस तरीके से ये सारी बातें ध्यान में रखते हुए स्टोर डिपार्टमेंट के द्वारा माल का क्रय मांग पत्र क्रय विभाग को भेजा जाता है। इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम आपसे 1 बाय 1 डिटेल में डिस्कस करेंगे और इनको कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके बारे में भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।